बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। तो ऐसा मेथड जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, उन्हें सोल्व किया जाता है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है? in which biological problems are solved, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड, तो इन सब ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सोल्व करने का जो मेथड होता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो बेटा किसी भी काम करने के लिए जो है वो कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। मतलब हम उन स्टेप को फॉलो करेंगे तो ही वो काम सही से हो पाएगा। तो इसके कौन से स्टेप हैं? इसका हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है बेटा? किसी चीज को देखना, जांचना, ठीक है, मतलब गौर और फिक्र करना उस चीज पर। जैसे कि अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसको देखना कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, कैसे आई है, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करना उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, उसको मतलब जानने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में हम लोग अपनी 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी सेंसेस? हमारे पास सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल। ये 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है वो ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। अगर फर्दर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस करती है? क्वालिटी पर। ठीक है, मतलब उसमें हम लोग नंबर्स मेंशन नहीं करते, अमाउंट मेंशन नहीं की जाती, जस्ट किसी भी चीज की क्वालिटी बेस करती है वहां पे। और दूसरी हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन यानी कि जिसमें हम लोग क्वांटिटी मेंशन करते हैं, उसके नंबर्स और अमाउंट मेंशन की जाते हैं। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है वो ज्यादा एक्सेप्टेड है, मतलब ज्यादा अच्छी होती है। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड स्टेप हम लोग लेते हैं बायोलॉजिकल मेथड में वो है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाई है उसको एक सेंटेंस में बयान कर दें, सिर्फ एक ही सेंटेंस में। वो सेंटेंस सिंपल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि पूरी की पूरी बात उस एक सेंटेंस में हो। ऐसा सेंटेंस बनाना है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास हाइपोथेसिस। तो क्या है? एनी स्टेटमेंट गिवन बाय साइंटिस्ट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, जो बैकग्राउंड नॉलेज दिया जाता है या पहले से होता है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन। डिडक्शन बेसिकली है अ वे टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए मतलब जो वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज द डिडक्शन। यानी कि देखना
कि जो हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या नहीं सही। ठीक है, तो डिडक्शन उसे कहते हैं। इसमें हमारे पास रीजनिंग आती है, रीजनिंग को डिस्कस करते हैं हम। इसमें रीजनिंग दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। तो बेटा जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो मूव करती है जनरल टुवर्ड्स स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ को मूव करती है। जैसा कि अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बर्ड्स की। तो इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अभी सिंपल सी बात है कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है क्या कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। अब स्पेसिफिक की तरफ कैसे जाएंगे? ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, स्पैरो हैव विंग्स, क्रो हैज विंग्स, पैरट हैज विंग्स। तो इसका क्या मतलब है कि दीज आर दी बर्ड्स। तो अब हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गए हैं, तो ये हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग। इसकी ऑपोजिट होती है इंडक्टिव रीजनिंग, और ये होती है स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जो होती है वो है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। वो कैसे जाएगी? डिडक्टिव को ही उल्ट कर दें। कैसे? स्पैरो हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स। स्पैरो के विंग्स हैं और वो क्या हैं? बर्ड्स हैं। क्रो के भी विंग्स हैं, पैरट के भी विंग्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी बर्ड्स हैं। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो अब हम स्टेटमेंट को स्पेसिफिक से जनरल की तरफ लेकर आए, तो ये हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारे पास एक वे होता है, एक रास्ता होता है हाइपोथेसिस बनाने का। साइंटिस्ट जो बाकी के जो हैं वो कुछ और भी मेथड यूज करते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए, जैसा कि इसकी आप लोग कर सकते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होती है? मतलब किसी भी चीज को इमेजिन करना, मतलब तसव्वुर कर लेना उसको। ठीक है, तो इस तरह ये तसव्वुर हाइपोथेसिस में बेसिकली हम सिर्फ तसव्वुर कर रहे होते हैं कि हाँ ये हो सकता है। अब वो है या नहीं है वो तो एक बात की बात है, हमने सिर्फ अभी उसको तसव्वुर करना है, इमेजिन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो है हमारे पास इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस है, फिलोसफिकल आइडियाज है, कंपैरिजन है। नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ways to form hypothesis। हाइपोथेसिस को बनाने के जो वेज हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? इमेजिनेशन, मतलब तसव्वुर कर लेना। एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक कहते हैं कुदरती जो होती है ना खूबसूरती, वो एस्थेटिक प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिलोसफिकल आइडियाज। हाइपोथेसिस बनाते हुए हमने अपने रिलीजियन को भी आगे रखना होता है, अपने मजहब को भी आगे रखना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो फिलोसफिकल आइडियाज भी आ जाते हैं, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंपैरिजन। एनालॉजी, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करना, कंपैरिजन करना उसका। तो ये वाले मेथड्स भी जो है वो साइंटिस्ट यूज करते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास डिडक्शन कंप्लीट। अब डिडक्शन के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटेशन।
अब हमने डिडक्शन तो कर ली, डिडक्शन करने के बाद अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जो हमने डिडक्ट किया है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, क्या वो हाइपोथेसिस सही है। अगर तो वो सही है, वेल एंड गुड, उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स में लेकर जाएंगे। और अगर वो सही नहीं है, मतलब उसकी जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव है, तो हमें उस प्रोसेस को वहां पर खत्म करके नए सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, एक नया हाइपोथेसिस बना के। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं क्या देखने के लिए कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जब हमने बना लिया, कर लिया एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट कर लिया, रिजल्ट आ गया, अब हमने देखना है कि सही है या गलत है। सही है, नेक्स्ट में ले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे। नहीं सही, दोबारा से पीछे जाना पड़ेगा, हाइपोथेसिस दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है कंक्लूजन। चेक whether the hypothesis is true or false. अगर तो हाइपोथेसिस ठीक निकल आया है तो हम लोग उसे नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, थ्योरी में। वो होती है थ्योरी के हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी जो है वो बिल्कुल सही निकल रहा है, तो उसे हम कहते हैं थ्योरी। ठीक है, क्या होती है थ्योरी? And hypothesis comes true after a series of experiments. Series of experiments यानी कि ज्यादा सारे एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद जो हाइपोथेसिस है वो सही आंसर आ रहा है, उसका मतलब हाइपोथेसिस के मुताबिक है आंसर, तो वो हमारे पास क्या होगी? थ्योरी होगी। अब सवाल ये है कि क्या थ्योरी हर बार ठीक होगी? नहीं, जरूरी नहीं होता कि थ्योरी हर बार ठीक हो, थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है। ठीक है, तो जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और अगर जो है वो एक्सपेरिमेंट सही साबित होता जा रहा है थ्योरी का, तो वो लॉ बन जाएगा। और अगर उसका कभी जो है वो गलत निकल आया है, जब आंसर मतलब उसी टर्म्स और कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट किया और वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो थ्योरी भी नहीं रहेगी, शुरू से दोबारा करना पड़ेगा, थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। ठीक है, थ्योरी गलत साबित हो सकती है, लॉ गलत साबित नहीं हो सकता। तो साइंटिफिक लॉ क्या है? The irrefutable theory is called law. जिसे गलत साबित ना किया जा सके वो होता है हमारे पास लॉ। लॉज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बायो के जो है वो मोस्ट कॉमन 2 लॉ है। कौन कौन से? एक तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है मेंडल्स लॉ, इनहेरिटेंस का जो लॉ था दिया उसने। ठीक है, दूसरा आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे हार्डी-विनबर्ग लॉ। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो लॉ प्रपोज किया था। तो अब ये लॉज यानी कि जो कि चेंज नहीं हो सकते, उनका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं आ सकता बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी, जबकि थ्योरी जो है वो गलत साबित हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है
बायोलॉजिकल मेथड की को यूज करते हुए बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मतलब हम कौन कौन सी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसको हमने कवर करना है, अगर वो एक्सपेरिमेंट सही हो गया है फिर उसे क्या कहेंगे, अगर वो नहीं सही साबित हुआ देन हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है वो आज हमने डिस्कस किया है बायोलॉजिकल मेथड में। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।